फोटो रेस्पिरेशन या इसका दूसरा नाम है पीसीओ, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, C2 साइकिल, ये इसी को आपने क्या बोला, ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म, ग्लाइकोलेट साइकिल। जब हम लोगों ने बात की थी C3 प्लांट के बारे में तो आपने बोला था C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों ऐसा, ये डिस्कस पहले हो चुका है। वहां पर हमने एक और पॉइंट बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन जिस प्लांट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स C3 प्लांट, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था कि आखिर फोटो रेस्पिरेशन है क्या और कैसे प्रोडक्टिविटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स कैसे प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये सारे पॉइंट्स फोटो रेस्पिरेशन के रेस्पेक्ट में हमें यहां पर मिलने वाले हैं। फोटो रेस्पिरेशन है क्या, तो आप बताओ। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक करता है और रिलीज करता है CO2। फोटोसिंथेसिस का उल्टा, फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 को इनटेक कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन को इनटेक करने की बात हो रही है और CO2 रिलीज होने की बात हो रही है। यानी जैसे रेस्पिरेशन में बात हो रही थी, सेम वैसे ही बात फोटो रेस्पिरेशन में हो रही है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन लिया जाएगा और CO2 रिलीज किया जाएगा ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से। यानी फोटो रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि प्लांट के ग्रीन पार्ट से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन का अपटेक होना और CO2 का रिलीज होना फोटो रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब सवाल यह है कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा, आप बोलते हो कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो कहां पे चलेगा, तो आप बोलते हो भाई फोटोसिंथेसिस एक सेल ऑर्गेनल में चलता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो वो कहां चलेगा, तो उसके लिए सेल ऑर्गेनल आपने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर बात करें फोटो रेस्पिरेशन की, तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस 3 सेल ऑर्गेनल में चलने वाली है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो 3 सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि फोटो रेस्पिरेशन चलने वाला है। दैट मीन्स जो हम पाथवे रिप्रेजेंट करेंगे, उस पाथवे में जो डिफरेंट स्टेप आप बनाओगे, वो स्टेप इन 3 सेल ऑर्गेनल में आपको देखने को मिलने वाला है। ओके। अब सवाल यह है कि आपने बोला कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, ठीक है भाई। तो फोटो रेस्पिरेशन होने की कुछ कंडीशन है, उन्हीं कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होगा। मतलब अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं तो C3 प्लांट में ऐसा नहीं है कि हमेशा फोटो रेस्पिरेशन चल ही रहा है। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब ये कंडीशन जो फोटो रेस्पिरेशन की वो प्रेजेंट होगी, तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा, नहीं तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब वो कंडीशन क्या है, तो आपने बोला हाई लाइट इंटेंसिटी होना चाहिए, और हाई लाइट इंटेंसिटी है हाई ऑक्सीजन और लो CO2। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। यानी बेसिकली यहां पर देखा जाए तो हम 3 पॉइंट को टारगेट करने वाले हैं, लाइट इंटेंसिटी हाई हो, टेम्परेचर हाई हो और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या ये बोलूं CO2 ऑक्सीजन रेशियो कम हो, या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बात एक ही है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये वो कंडीशन है जिसमें कि आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यानी मॉर्निंग टाइम में जब लाइट की इंटेंसिटी कम है, टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होगा, तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो यही मैंने आपसे बात बोली थी कि हमेशा फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में नहीं चलेगा। एक कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन की, वो कंडीशन जब डेवलप होगी तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन की क्या कंडीशन है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी या ये बोलूं हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स लो CO2 कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, ये वो कंडीशन है जिसमें कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ओके, अब अगर हम इसके पाथवे की बात करें तो वो पाथवे आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल या लाइट रिएक्शन में पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट पाथवेज के डिफरेंट इंटरमीडिएट को भी याद किया जाए, क्योंकि जब हमें समझना होता है तो समझने के टाइम पर तो हमें पूरा पाथवे एक करके डिस्कस करना होता ताकि वो पॉइंट हमें समझ में आ जाए। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें मेमोराइज करना है, यानी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या यहां से हमें याद रखना है। तो एक एक करके वो डिफरेंट पॉइंट। RuBp का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, आपको याद होगा जब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता था CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे तो C3 साइकिल चलता था। रुबिस्को जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा था, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता था तो C3 साइकिल चलता था, और यहां पर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, यानी यहां पर रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बात हो रही है। तो आपने रिप्रेजेंट किया 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल RuBp, तो 6 मॉलिक्यूल RuBp, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ऐसे समझना है। तो यहां पर RuBp कितने कार्बन का था बात हो चुकी थी। ये RuBp जो है वो 5 कार्बन का था और इसका 2 मॉलिक्यूल दैट मींस 10 कार्बन। तो कहानी 10 कार्बन से शुरू करते हैं, है ना। अब इससे जब यहां पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा तो क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल तो बन गया PGA कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। तो आप बताओ ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। कितना मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। तो यहां पर टोटल हो गए 4 कार्बन, और यहां पे ये PGA का 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन, 6 + 4 की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा 10 कार्बन, और RuBp का 2 मॉलिक्यूल भी 10 कार्बन का होगा। तो आपने ये बोला कि RuBp का 2 मॉलिक्यूल से हमें मिला 2 मॉलिक्यूल PGA और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसमें आपने दिखाया कि ये PGA जो है वो किस में इंटर कर जाएगा, C3 साइकिल, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट से आपने दिखाया कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से बाहर आ रहा है और ये कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट पहला यहां पे बना वो ग्लाइकोलेट, इसलिए आपने इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी 2 मॉलिक्यूल। ये सभी 2 कार्बन कंटेनिंग, यानी अगर ये 2 कार्बन है तो यहां पर ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट इंटर कर गया। अच्छा, ये प्रोसेस किस में चल रहा भाई, ये क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है, फिर पेरोक्सिसम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। तो आपने बोला कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट प्लस NH2 के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन से 1 मॉलिक्यूल सेरीन बना। अब बताओ अगर सेरीन का 1 मॉलिक्यूल बना, ये 3 कार्बन का है, यहां पे टोटल 4 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होगा, 1 मॉलिक्यूल CO2 यहां पर रिलीज हो गया। इस तरह से यहां पर कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, यहां पर कितना आया, 3 कार्बन, तो यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल CO2 क्या हो गया, रिलीज हो गया। ओके, और आपने रिप्रेजेंट किया कि NH2 यहां से बाहर आ रहा है। यहां पर आपने 2 NH2 के प्रेजेंस में प्रोसेस को गवर्न कराया था और यहां पर एक NH2 बाहर आ गया। एमिनेशन और डीएमिनेशन वाली बात हम करने वाले हैं यहां पर।
अब आपने दिखाया कि यहां पर NAD प्लस से NADH2 बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेरीन इंटर कर गया किसमें, पेरोक्सिसोम में। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अभी जो पाथवे में आपने रिप्रेजेंट किया मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर क्या क्या क्वेश्चन बनता उसको टारगेट करेंगे। सेरीन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। इस सेरीन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ये भी 3 कार्बन। ग्लिसरेट, ये भी 3 कार्बन। तो सेरीन फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट, NH2 बाहर आ गया, और फिर यहां पर जो NADH2 बना था तो NADH2 कंज्यूम हो गया। दैट मीन्स नेट गेन 0 है। ग्लिसरेट फिर इंटर कर गया क्लोरोप्लास्ट में, और ये ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें, PGA में, और फिर ये इंटर कर जाएगा C3 साइकिल में। यहां पर ATP कंज्यूम कराने की बात हो रही है। दैट मीन्स ATP खर्च करके ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें, PGA में, और फिर वो इंटर कर जाएगा किसमें, C3 साइकिल। यहां पर ये पाथवे आपने रिप्रेजेंट किया है। अब आप ये समझिए कि कैसे ये प्रोडक्टिविटी को कम करता है ना। आप ये बताओ, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता तो ये पाथवे की बात हम नहीं करते। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब दिखा रहा रूबिस को, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस पाथवे की बात हुई। अब आप समझना, यहां पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, आगे भी 3 कार्बन, और वही 3 कार्बन किधर जा रहा है, C3 साइकिल। दैट मीन जब ये प्रोसेस चल रहा है तो यहां से चला 4 कार्बन और यहां पहुंचा 3 कार्बन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1 मॉलिक्यूल CO2 का नुकसान हो रहा है। परसेंटेज की बात है 25% कार्बन का लॉस हुआ, क्योंकि ये जो डिफरेंट इंटरमीडिएट है ये तो प्लांट के अंदर है, लेकिन जो CO2 रिलीज हुआ वो फिर कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में जिस CO2 को एक्सेप्ट करके, जिस CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाना चाह रहा था, वो CO2 इस पाथवे से रिलीज होने लगेगा, और ऊपर से ATP का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये प्रोडक्टिविटी को कम करेगा ना भाई। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 रिलीज होता है, लेकिन उस रेस्पिरेशन में ATP तो मिलता है, करेंसी ऑफ सेल तो मिलता है, लेकिन यहां पर ATP भी नहीं मिलता है। तो ATP भी नहीं मिल रहा है, कार्बन का लॉस भी हो रहा है। इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर न तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, न तो ATP बन रहा है, न तो NADPH2 बन रहा है, ऊपर से ATP कंज्यूम हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। तो कैसे कार्बन का लॉस हो रहा है उसको हमने यहां से समझा है। अब 1-2 पॉइंट और है जो मुझे इस पाथवे से आपको याद कराना है, जहां से क्वेश्चन बनता है। पहले जो अभी तक हमने डिस्कस किया एक बार समराइज कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन किस कंडीशन में होता है, तो आपको पता है कंडीशन है लाइट की इंटेंसिटी हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन CO2 के कंपेरिजन में ज्यादा हो, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। ओके। दूसरा पॉइंट, किन सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वेस्टफुल प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन ATP NADPH2 वगैरह कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अगर यहां पर हमारे फोटो रेस्पिरेशन का जो पाथवे है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है ग्लाइकोलेट कहां बना, क्लोरोप्लास्ट में। तो कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये ग्लाइकोलेट कहां बनता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलेट कहां बना, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन कंज्यूम किन 2 सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो बोलोगे पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम किन 2 सेल ऑर्गेनेल में होगा, तो बोलोगे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। याद रखना, यही पॉइंट है जो आपको इस पाथवे से याद रखना, बाकी पाथवे में नहीं याद हो तो भी काम चलेगा। अगर हम बात करें एमिनेशन कहां हो रहा है, एमिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे कहां हो रहा है, पेरोक्सिसोम में। और अगर डीएमिनेशन पूछा जाए तो देख लो यहां पर NH2 यहां पर और NH2 यहां पर रिलीज हो रहा है। दैट मींस डीएमिनेशन 2 सेल ऑर्गेनेल में हो रहा है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक पेरोक्सिसोम। तो मैं बोलूं एमिनेशन कहां होगा, पेरोक्सिसोम। एमिनेशन कहां होगा, पेरोक्सिसोम। और डीएमिनेशन कहां होगा, तो बोलोगे पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया।
CO2 रिलीज किस सेल ऑर्गेनल में हो रहा है? तो यहां पे यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो CO2 रिलीज कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वो कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अपने से पूछा जाए तो हमें अगर ये पाथवे के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि आपको पता है H2O2 की जो मेटाबॉलिज्म है, ये अगर आपसे पूछा जाता है किस सेल ऑर्गेनल में चलता है तो आप बोलते हो पेरोक्सिसोम। ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये चर्चा आप सेल बायोलॉजी में भी करते हो। तो एक बार फिर से मैं ये सारे पॉइंट जो अभी पाथवे कृषक ने बोला एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन कंज्यूम किन सेल ऑर्गेनल में होगा, तो बोलोगे क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कहां होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में। फिर आपसे पूछा जाए H2O2 की मेटाबॉलिज्म किस में चलेगी, तो बोलोगे आप किसमें? पेरोक्सिसोम में। एमिनेशन किस में चलेगा? तो पेरोक्सिसोम में। डीएमिनेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में। CO2 रिलीज किधर होगा? तो बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर इस पाथवे से याद रखना है। In the photorespiration pathway, there is neither synthesis of sugar nor ATP and NADPH2. Rather, it results in the release of CO2 with the utilization of ATP. CO2 भी रिलीज हो रहा है, ATP कंज्यूम हो रहा है, और ना तो शुगर बन रहा है, ना तो NADH2 बन रहा है, ना ही ATP बन रहा है। दैट मीन्स ये प्रोसेस कौन सा होगा? वेस्टफुल प्रोसेस है। Therefore, photorespiration is a wasteful process। इसलिए बोलते हैं कि फोटोरेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नोन एट। तो डेफिनेटली यहां से तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो फोटोरेस्पिरेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वारबर्ग इफेक्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी? बिल्कुल। रोबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा और रोबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा तो क्या चलने लगेगा? फोटो रेस्पिरेशन, और जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करता है। इसी को हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो यहां पे the Warburg effect is the decreasing in the rate of photosynthesis by high oxygen concentration। और आपको पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रुबिस्को के साथ जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि CO2 और ऑक्सीजन के बीच कंपटीशन होता है रुबिस्को से बाइंड करने के लिए। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा और डेफिनेटली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा शुरुआत में हमने लिखा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हमने हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया है। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लोअर प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। तो हमें तो टारगेट करना था हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस, वो हमने डिस्कस कर लिया। लाइट रिएक्शन भी पढ़ लिया और डार्क रिएक्शन भी पढ़ लिया। कुछ पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में, और कंपैरिजन करके हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं, ताकि एक हमने पढ़ा है और दूसरा हमने नहीं पढ़ा, तो बस इससे कंपैरिजन से उसके कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी जवाब अपने पास हो। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे मैं आऊंगा। आपने यहां पे मेंशन किया 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 12 H2S इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने लिखा इंफ्रारेड नियर अबाउट 890 नैनोमीटर और बैक्टीरियल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहां पर आपने बोला C6
H12O6 ग्लूकोज बना, वाटर और यहां पे बाई प्रोडक्ट सल्फर। तो ये मैंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। और जब हमने हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात की थी तो वहां भी एक रिएक्शन आपने मेंशन किया था। डिफरेंस देखा जाए तो आपको याद होगा वहां पे आपने क्या बोला था भाई, 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of light 400 to 700 नैनोमीटर, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपने बोला था C6H12O6 वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब हमने डिस्कस किया था तो ये रिएक्शन आपने डिस्कस किया। और अगर हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपने यहां पर ये रिप्रेजेंट किया है ना, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अब इन दोनों रिएक्शन में कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम पॉइंट ये जो दोनों आपने लिखा प्लांट फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वो हमें मिल जाता है। यहां पर प्लांट में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या था, वाटर। यहां पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S है। यहां पे अगर वाटर टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, फोटोलाइसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी इसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, जबकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, सल्फर होगा। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस था वो ऑक्सीजेनिक है, जबकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन में वाटर की जगह आपने H2S की बात की। दूसरा, यहां पर आपने बोला था लाइट 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR, विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 से 700, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। यहां पर आ रहे हो तो बोलो इंफ्रारेड, नियर अबाउट 890 नैनोमीटर पर फोटोसिंथेसिस यहां पर हो रहा है। और प्लांट में आपने बोला था क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसके प्रेजेंस में होगा। यहां पे आप बोलो बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। तो इस तरह से क्या यहां पर इंफ्रारेड में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहां पर बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, यहां पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S है, यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ये वो डिफरेंट पॉइंट है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो फोटो सिस्टम प्लांट में दो तरह का था, यहां पर एक ही तरह का फोटो सिस्टम होगा। तो इस तरह से हम प्लांट और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन करने वाले हैं। आपको यह भी याद होगा कि आपने बोला था कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है या जो भी पिगमेंट्स उस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो पिगमेंट एक सेल ऑर्गेनेल में होता है जो है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो वहां पे पिगमेंट कहां होगा, क्रोमेटोफोर में होगा। तो इस तरह से हम बैक्टीरियल और प्लांट फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहां पे आपने बोला पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर थैलेकॉइड, जो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होगा, जबकि यहां पे पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर क्रोमेटोफोर्स। अभी बोला था मैंने, ये क्रोमेटोफोर में और यहां पे क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट है। पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, और यहां पे पिगमेंट्स आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। It is oxygenic because photosystem second is present which can photolysis the water और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके हैं, और इसी के कंपैरिजन से हम बात किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की। इट इज एनऑक्सीजेनिक बिकॉज फोटोसिस्टम सेकेंड इज एब्सेंट, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी केवल फोटोसिस्टम एक ही होगा, वो फर्स्ट होगा। टू पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड यहां पर प्रेजेंट है, जबकि यहां पर केवल एक ही फोटो सिस्टम होगा जिसमें रिएक्शन सेंटर होगा 890 नैनोमीटर। बी का मतलब बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, और यही बात आपने यहां पे मेंशन किया था, 890 नैनोमीटर है। फिर एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, ब्लू और रेड, जबकि यहां पर कहां होगा, इंफ्रारेड। यही बात आपने यहां पे लिखी थी,
इंफ्रारेड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे, ये फोटोसिंथेसिस चलेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, सॉरी, ऑक्सीजन इवॉल्व प्लांट में होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन NADP प्लस बीइंग रिड्यूस टू NADPH2, जबकि यहां पर NADH2 की बात होगी। तो अगर NADPH की बात हो रही है तो समझ जाना प्लांट और नहीं तो बैक्टीरिया। सिंपल सा याद करने के लिए मैं बोलूं तो P का मतलब समझना प्लांट, यानी अगर NADPH की बात हो रही है तो प्लांट की बात हो रही है, और अगर यहाँ पर रिड्यूस टू NAD प्लस NADH की बात होगी तो समझना बात किसकी हो रही है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात हो रही है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है और प्लांट फोटोसिंथेसिस, हमने क्या किया, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस के जो डिफरेंट पॉइंट हमने पढ़ा था उसी के बिहाफ पर हमने कंपैरिजन कर लिया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट पॉइंट को, ताकि याद करना अपने लिए आसान हो। एक ही फोटो सिस्टम है, फर्स्ट सेकेंड नहीं है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एनऑक्सीजनिक होगा, इंफ्रारेड में फोटोसिंथेसिस होगा यानी एक्शन स्पेक्ट्रम, रिएक्शन सेंटर में वेवलेंथ ऑफ लाइट 890 नैनोमीटर होगा, पिगमेंट कहां प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटोफोर में, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरह से ये डिफरेंट पॉइंट है जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस में। वो फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। बेसिकली हमें टारगेट करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहीं से मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। भाई अगर कंडीशन फेवरेबल होगी प्लांट के लिए तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल ही है। इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है जो प्लांट के लिए फेवरेबल है। यहां पे photosynthesis under the influence of several factors both internal and external, यही पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। अब इंटरनल या प्लांट फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, बस नाम ही यहां पे लिखा जाएगा, डिटेल में हमें पढ़ना है एक्सटर्नल फैक्टर। किसमें बोल रहा है, नंबर ऑफ लीव्स क्या है, साइज ऑफ लीव क्या है, एज ऑफ लीव, ओरिएंटेशन क्या ओरिएंटेशन है उसका, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ये वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। एक साथ बोलूं कि अगर क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो कि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा, नंबर ऑफ लीफ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस पर अपना इफेक्ट दिखाएंगे। और मैं बोल सकता हूं कि ये सारे कंडीशन फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करेंगे, अर्थात रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। एक और पॉइंट एनसीईआरटी ने बोला, द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हम जानते हैं कि प्लांट में कोई भी कैरेक्टर, जैसे आपने बोला C3 प्लांट और C4 प्लांट है, तो C3 और C4 प्लांट का जो कैरेक्टर है, डेफिनेटली उस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल। हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर आता है वो जीन की वजह से आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं सिर्फ कैरेक्टर जीन रखने से नहीं आता, उसके एक्सप्रेशन से आता है। यानी प्लांट का ग्रोथ प्रॉपरली है तो डेफिनेटली उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, इंटरनल में। ठीक, आगे अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, मिनरल्स, इनहिबिटर्स, इनका भी इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। मैंने मिनरल्स आपसे बोला, आपको याद होगा अगर हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम के प्रेजेंस में होता है।
अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पे इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये कम तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट है, साइटोक्रोम में आयरन है। बोरॉन और पोटेशियम की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में। अगर लीफ में फूड बन रहा है तो आपको पता है उस फूड का ट्रांसलोकेशन भी कराया जाता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लोएम की हेल्प से, और उसके लिए ये मिनरल्स बोरॉन या पोटेशियम रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए, प्रॉपर फूड का ट्रांसलोकेशन ना हो पाए और लीफ में फूड स्टोर होने लगे तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो ये जो मिनरल्स वाली बात मैंने आपसे की है वो आप मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। और मैं बार बार बोलता हूं कि मिनरल न्यूट्रिशन हम सोचते हैं कि एक याद करने वाला टॉपिक है, वाकई में वो आप पहले ही याद कर चुके हो। अगर आप सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में डिफरेंट मिनरल्स के रोल को देखो तो मैक्सिमम पॉइंट वो आपको मिल जाएंगे जिसको आप प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कुछ पॉइंट प्लांट रिप्रोडक्शन में भी मिलता है। तो मतलब बायोलॉजी के डिफरेंट सेक्शन में मिनरल्स का रोल हम सुन चुके होते हैं, उन सभी को बस एक जगह रख दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन। तो एक एक करके इन डिफरेंट पॉइंट की हम बात करें। उससे पहले ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को समझते हैं। ब्लैकमैन्स ने ये लॉ दिया था लिमिटिंग फैक्टर का। अभी हमने बोला एक्सटर्नल फैक्टर में CO2 की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा? सिंपल सा है, जो जितना चाहिए उतना ना मिले तो लिमिटिंग फैक्टर है। फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर फोटोसिंथेसिस पर अपना इफेक्ट डालते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट फैक्टर का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन वो फैक्टर करेगा जो अपने सब ऑप्टिमल लेवल पे होगा, यानी जितना चाहिए उससे थोड़ा कम होगा, वो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करेगा। सिंपल वे में बात करें, एक जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट में लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है? लाइट नहीं, CO2 नहीं, वाटर यस। जीरोफिटिक एरिया वो है जहां पर वाटर की डिफिशियंसी है। तो अगर वाटर की डिफिशियंसी है तो डेफिनेटली लिमिटिंग फैक्टर वहां पर क्या होगा? वाटर होगा। एक जनरल वे में बात कर लें, फिर हम डिफरेंट पॉइंट को यहां पे इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी आप मेंशन उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले। जीरोफिटिक एरिया में वाटर लिमिटिंग फैक्टर होता है, यानी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है भाई। आगे, अगर क्लाउडी डे हो जाए तो क्लाउड के आने की वजह से लाइट जितना चाहिए प्लांट को उतना नहीं मिल पाएगा, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। डेंस फॉरेस्ट हो तो डेंस फॉरेस्ट में लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? तो डेंस फॉरेस्ट में लिमिटिंग फैक्टर लाइट हो जाएगा। एक्वेटिक प्लांट है, वहां पर लाइट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रॉपरली जिस इंटेंसिटी में चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने बोला जीरोफिटिक में लिमिटिंग फैक्टर वाटर है, एक्वेटिक प्लांट में लिमिटिंग फैक्टर लाइट है ना। क्लाउडी डे हो जाए या डेंस फॉरेस्ट हो जाए तो वहां भी लिमिटिंग फैक्टर लाइट हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लिमिटिंग फैक्टर CO2 होता है, जबकि एक्वेटिक क्लाइमेट में लिमिटिंग फैक्टर लाइट होता है। हाँ, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आप बोलो कि क्लाउडी डे हो जाए या डेंस फॉरेस्ट हो जाए तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर लाइट हो जाएगा। तो मेरे कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जो जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, अब
किस कंडीशन में क्या लिमिटिंग फैक्टर होगा वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आपसे क्वेश्चन पूछा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरली लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, CO2। लेकिन उसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर बोल रहा है डेंस फॉरेस्ट है तो लाइट हो जाएगा, क्लाउडी डे है तो लाइट हो जाएगा, एक्वेटिक में पूछा जाए लाइट होगा, जीरोफिटिक एरिया में पूछा जाए वाटर होगा। तो इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, इसी लिमिटिंग फैक्टर के रिस्पेक्ट में आपने फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करने की बात की। अब सुनिएगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रही है। मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। मैं CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। मतलब लिमिटिंग फैक्टर क्या था, CO2 था। कहने का मतलब क्या है, लाइट जितना चाहिए तो उतना मिल रहा है, बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेचर जो चाहिए था ऑप्टिमम उसको मिल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब आप CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, दैट मींस CO2 जितना चाहिए था वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं था, सब ऑप्टिमम लेवल पे था। जैसे आपने CO2 बढ़ाया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। इसका मतलब है कुछ पॉइंट पर CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर। तो सिंपल सा कंसेप्ट एक ये भी निकल के आ रहा है कि जिसको बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़े वो उस पॉइंट पर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन बनता है कि लाइट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, फोटोसिंथेसिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन CO2 बढ़ाते हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। बताओ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, CO2। कोई भी फैक्टर जिसको बढ़ाने से रेट बढ़ता है वो लिमिटिंग फैक्टर है। या कंडीशन के बिहाफ पर आपसे पूछा जाए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरल लिमिटिंग फैक्टर CO2, एक्वेटिक में लाइट, डेंस फॉरेस्ट हो जाए लाइट, क्लाउडी डे हो जाए लाइट। तो इस तरह से कंडीशन से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट। और इन्होंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो या जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको डिटरमाइन वो फैक्टर करता है जो अपने सब ऑप्टिमम लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट यहां पर बोला गया है। ग्रीन लीफ, CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. This leaf is, if given the optimal temperature will start photosynthesis. तो सिंपल सा, CO2 मान लो जितना चाहिए उतना मिल रहा है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगी। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑप्टिमल लेवल पे नहीं था, अपने सब ऑप्टिमल लेवल पे था, और वही इस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर में आपने जो लाइट या बाकी और डिफरेंट CO2, वाटर की बात की थी, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। लाइट में सबसे पहले लाइट की क्वालिटी। फोटोसिंथेसिस जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट में होता है, आपको याद होगा वो क्या था, 400 से लेकर के 700, जिसको हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसी में आता है विबग्योर, और एक्शन स्पेक्ट्रम में आपने ब्लू और रेड लाइट की बात की थी। यहां पे मोस्ट इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक अकर इन ब्लू एंड रेड लाइट, लीस्ट इफेक्टिव कौन है, ग्रीन लाइट, है ना। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करूं तो लीस्ट इफेक्ट, प्लांट को जितना लाइट मिल रहा है उसका 10% अगर मिल जाए तो प्लांट में सैचुरेशन लेवल आ जाता है। सैचुरेशन लेवल क्या है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ड्यूरेशन का इफेक्ट 9 के बराबर है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन रेट पे अगर बात करें तो 9 के बराबर है, क्योंकि जो लाइट मिल रहा है उसका 10% मिलने पे ही प्लांट में सैचुरेशन लेवल आ जाता है। हालांकि अगर हम बात करें कि एक प्लांट को कॉन्टिन्यूअस लाइट दे रहे हो और एक डिसकॉन्टिन्यूअस लाइट दे रहे हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होगा, जिसको आप डिसकॉन्टिन्यूअस दे रहे हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जवाब देना आपको, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जब आप लाइट देते हो तो कई सारे उसमें इनहिबिटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डिसकॉन्टिन्यूअस लाइट जिस प्लांट को मिल रहा है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। मैं पहले आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर लूँ, लाइट कंपनसेशन पॉइंट और लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट और लाइट सैचुरेशन पॉइंट, ये दो पॉइंट हम एक साथ डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम यहां पर आएंगे। कम की तरफ कंपनसेशन और ज्यादा की तरफ सैचुरेशन टर्म हम यूज करते हैं। यानी जब कम लाइट इंटेंसिटी होगा तो वहां पे कंपनसेशन टर्म हम यूज करने वाले हैं, और इंटेंसिटी ज्यादा होने लगेगी तो उसके लिए हम सैचुरेशन टर्म यूज करने वाले हैं। एग्जैक्ट क्या है डेफिनेशन उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, है ना। पॉइंट ये है कि जैसे मॉर्निंग में सनलाइट लीफ पे आई, सनलाइट नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा था, है ना। जब मॉर्निंग में आपको पता लाइट की इंटेंसिटी भी काफी कम होती है, तो मॉर्निंग में जब लाइट लीफ पे आया तो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। आपको पता है फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन के साथ ऐसा नहीं है, 24 आवर चलने वाली प्रोसेस है, चाहे लाइट हो या ना हो, है ना। तो जब लाइट आया मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। तो सपोज ऐसे समझते हैं फोटोसिंथेसिस यहां पर है और रेस्पिरेशन चल रहा है, तो रेस्पिरेशन यहां पर है, ठीक है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम थी, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई। अब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, आप दोपहर की तरफ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, दोपहर की तरफ आप चलते हो तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने लगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते ये आ गया रेस्पिरेशन के इक्वल। ये है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। दैट मींस लाइट कंपनसेशन पॉइंट वो है मिनिमम लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। लाइट की वो मिनिमम इंटेंसिटी जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाएगा उसको रेस्पिरेशन में यूज कर जाएगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम है। दैट मींस नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 0 होगा ना। तो नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में नहीं होगा, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस से जितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा रेस्पिरेशन में उसको यूज करेगा, और रेस्पिरेशन जितना CO2 रिलीज करेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेट क्या है, इक्वल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनसेशन पॉइंट पर क्या प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई गैसियस एक्सचेंज होता है, नहीं होता है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 0। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, लाइट सैचुरेशन पॉइंट, इसकी बात करें। शुरू से फिर डिस्कस करता हूं। ये रेस्पिरेशन चल रहा था, ये आपका फोटोसिंथेसिस था, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया और आ गया लाइट कंपनसेशन पॉइंट, जिस पर कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट क्या था, इक्वल था। ओके। अब लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ने लगी, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने लगा। तो आप बोलो कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा। जब अपने फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट से चलता है तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का रेशियो 10:1 होता है। 10 टाइम फास्ट चलता है फोटोसिंथेसिस कंपेरिजन टू द रेस्पिरेशन। तो जहां तक आप फोटोसिंथेसिस बढ़ाने की बात कर रहे हो वो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, यानी अब इसके आगे रेट नहीं बढ़ेगा। कोई और इनहिबिटरी फैक्टर्स अब यहां पे इन्वॉल्व हो सकता है कुछ बड़े हुए लाइट इंटेंसिटी पिगमेंट डैमेज हो जाएं, इसलिए उससे आगे रेट नहीं बढ़ सकता। वो है लाइट सैचुरेशन पॉइंट, तो अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी बात करें। पहला पॉइंट, देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी है, लीनियर ग्राफ चल रहा है ना। लेकिन अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं एट हाइयर लाइट इंटेंसिटी, ग्रेजुअली द रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। मैंने पहले बोल दिया था कि अगर हम शुरुआत में
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन हर चीज की लिमिट है। अब उस बढ़े हुए लाइट पर कोई और दूसरा फैक्टर है जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, जितना चाहिए उतना नहीं होगा और वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर आपको दिख रहा है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस। एक लिमिट के बाद अगर आप ज्यादा लाइट बढ़ाओगे तो पिगमेंट डैमेज होने लगेंगे। लाइट सैचुरेशन अकर 10% ऑफ द फुल सनलाइट, ये बात थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया ही था। Hence, expect for plant in shade or in dense forest, light is rarely limiting factor in nature. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करता है। कंडीशन है कि अगर क्लाउडी डे हो जाए या डेंस फॉरेस्ट हो जाए तो उस टाइम पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट में लाइट होता है। और इस तरह से इस डायग्राम को अगर हम डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं जो लिमिटिंग फैक्टर वाला पॉइंट था वो भी यहां पर जोड़ रहा है, ए बी सी और ये रहा डी। इधर है लाइट की इंटेंसिटी और इधर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर आप ये दिखा रहे हो कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना मतलब इस पॉइंट पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो ए क्या है? लाइट लिमिटिंग फैक्टर। ए क्या है? लाइट लिमिटिंग फैक्टर। ओके, अब आगे बढ़ें, बी की बात करें तो आप देखो बढ़े हुए लाइट इंटेंसिटी पर और लाइट इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अब रेट उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स शुरुआत में जब हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, यानी उस पॉइंट पर लाइट क्या था? लिमिटिंग फैक्टर। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स उस बढ़े हुए लाइट इंटेंसिटी पर अब कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर, CO2 टेम्परेचर, कुछ भी जितना चाहिए उतना नहीं है। दैट मीन्स अब वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा और अब ये ग्राफ पहले की तरह नहीं बढ़ रहा है बल्कि ये कम हो रहा है। तो यहां पर कोई अनदर फैक्टर क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। और यहां पर अगर आ जाओ तो शायद ये वो पॉइंट है जहां तक मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। इसके बाद पता चला कि पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं। अब ये मैक्सिमम जो आप डी की बात करो ये क्या है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट। यहां तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने की बात हो रही है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ रही है, ये है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो हमें अब ए और डी को टारगेट करना है। ए और डी को टारगेट करना है। ए क्या है? तो याद रखिए ए है लाइट लिमिटिंग फैक्टर और डी है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। बी और सी कुछ भी हो सकता है, कोई और फैक्टर जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। तो लाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो लाइट के रिस्पेक्ट में यहां पर ए और डी पॉइंट आएगा। ए है लाइट लिमिटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी जो है वो लाइट सैचुरेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। CO2 कंसंट्रेशन, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जनरली उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? CO2 होता है ना। बेसिकली हम यहां पर C3 और C4 प्लांट की भी बात करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर और ये डाटा एनसीईआरटी का 0.03 से 0.04%। ये बोलो कि 300 से लेकर के 400 ppm, 300 से लेकर के 400 ppm तक यहां पर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन डाटा है, याद रखना है एनसीईआरटी का। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। यानी एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन 300 से लेकर के 400 ppm तक है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम 500 तक बढ़ा सकते हैं। उससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये प्लांट पर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो 500 तक हम बढ़ा सकते हैं। है कितना? 300 से 400। जितना हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं जहां तक उतना CO2 कंसंट्रेशन नहीं है, दैट मीन समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर यहां पर क्या होगा? CO2 होगा, है ना।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं। द C3 and C4 plant responds differently to CO2 concentration. At low light condition, neither group respond to higher CO2 concentration. सिंपल सा है, आप कंसंट्रेशन ज्यादा दे रहे हो CO2 का, लाइट कम है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट हो जाएगा। भाई जो कम है वही तो लिमिटिंग फैक्टर है। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, या ये बोलो जितना चाहिए उतना मिल रहा है, तो CO2 कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा C3 और C4 पर, उसको टारगेट करते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो CO2 दोनों के लिए नेगलाइज आप नेगोशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता वहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट हो। एट हाई लाइट कंडीशन बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? अब उसकी बात कर। आपने लाइट में दो टर्म यूज किया था, एक था आपका कंपनसेशन पॉइंट और एक था सैचुरेशन पॉइंट। लाइट सैचुरेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। आपको याद होगा कम की तरफ कंपनसेशन और ज्यादा की तरफ सैचुरेशन हम टर्म यूज कर रहे थे। वही कहानी यहां भी चलने वाली है, बस लाइट की जगह CO2 बोलूंगा, यानी CO2 कंपनसेशन पॉइंट और CO2 सैचुरेशन पॉइंट। कंपनसेशन कम की तरफ, सैचुरेशन ज्यादा की तरफ। तो अगर मैं बोलूं CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होगा? वो मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाए, वो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होगा। यानी लाइट के बजाय बस CO2 रख दो, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो आपने बोला C4 प्लांट जो सैचुरेशन पॉइंट शो कर रहा है वो अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, 360 ppm के आसपास सैचुरेशन पॉइंट किसका है? C4 का। जबकि C3 की बात करें 450 के अराउंड होगा। तो while C3 respond to increase CO2 concentration, saturation is seen only beyond 450, यानी 450 ppm या माइक्रोलीटर पर लीटर के बाद आपको सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिलेगा C3 में, जबकि C4 का सैचुरेशन पॉइंट 360 के आसपास है। तो किसका दूर है सैचुरेशन पॉइंट? C3 का। एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कंसंट्रेशन वो कितना है? 300 से 400। C3 का सैचुरेशन लेवल कहां है? 450 के आसपास या उससे आगे। अब बताओ, बियॉन्ड 450 तक वो उसमें अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ सकता है और उसको CO2 उतना नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स लिमिटिंग फैक्टर यहां पर क्या है? CO2 है। दैट मीन्स हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो कंडीशन आज एटमॉस्फेयर में है, CO2 का लेवल है, उस लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग होगा, क्योंकि जितना चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही बात? अब 10 current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant, not for C4 plant. तो C3 प्लांट के लिए जितना CO2 चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लिमिटिंग किसके लिए? C3 के लिए, ना कि C4 के लिए। तो क्या हम अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और यही आप ग्रीन हाउस प्लांट में करते हो। ग्रीन हाउस जो बनाते हो उसमें जो ग्रीन हाउस प्लांट आप रखते हो, टोमेटो या ब्लैक बेल पेपर, ये जो डिफरेंट एग्जांपल आप अभी डिस्कस करने वाले हो, इनको जब हम उसमें रखेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। द fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increasing the rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper. है ना? They are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere that leads to higher yield. इसी को हम बोलते हैं CO2 fertilizing effect. आज का जो CO2 कंसंट्रेशन है जो रेंज एनसीईआरटी ने दिया उसके अकॉर्डिंग वो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए है? C3 के लिए। तो अगर हम ग्रीन हाउस में CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ा करके उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे? CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। फर्टिलाइजिंग जैसे नॉर्मली हम फर्टिलाइजर यूज करके क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा करके हम C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने बोला CO2 fertilizing effect. Next, atmospheric CO2 is not limiting for C4 plant and submerged hydrophytes. Submerged hydrophytes की लिमिटिंग जनरली क्या होता है? लाइट होगा। CO2 कंपनसेशन पॉइंट
और CO2 सैचुरेशन पॉइंट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर से बोलता हूं, इट इज द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, at compensation point net productivity of the plant become zero and the plant do not show gaseous exchange with the atmosphere. थोड़ी देर पहले ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है. CO डाटा दे रहा है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट इज 25 to 100 ppm और CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C4 प्लांट 0 to 10 ppm. NCERT ने ये डाटा मेंशन नहीं किया है, इसलिए आपको मेनली सैचुरेशन पॉइंट वाले डाटा को टारगेट करना है. यानी अगर मैं ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर है CO2 कंसेंट्रेशन, है ना, ये 0, यहां पर 10, सपोज यहां पे 100, यहां पे 360, यहां पर 450, कुछ इस तरह से. तो आप ये बोल रहे हो ये रिप्रेजेंटेशन, ये 450 है ना. तो ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो C4 प्लांट और ये C3 प्लांट. तो आप ये बोलो कि जो C4 प्लांट है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन, क्योंकि कंपनसेशन पॉइंट कितना है 0 to 10 ppm के आसपास, 8 to 10 भी बोलते हैं, तो CO2 कंसंट्रेशन कम है, तब भी इसमें रेट फोटोसिंथेसिस की शुरू हो गई है और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है 360. इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट इसका 360 है C4 प्लांट. जबकि अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं तो इतने CO2 कंसंट्रेशन में तो इसमें फोटोसिंथेसिस शुरू ही नहीं हो रहा है. शुरू कराने के लिए 25 से 100 नियर अबाउट ये रेंज, इसके बीच में फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हो रही है. और ये बढ़ते बढ़ते अगर हम CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो बियॉन्ड 450 के आसपास इसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा. यानी ये वाकई मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, सैचुरेशन पॉइंट. यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सैचुरेशन पॉइंट. तो इसका सैचुरेशन पॉइंट दूर है, बाद में आ रहा C3 का. और अगर एटमॉस्फेयर में इतना CO2 नहीं है तो जो जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वही क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है. तो C4 प्लांट का और C3 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट क्या है वो हमें याद नहीं रखना है. हमें याद रखना है इसका सैचुरेशन पॉइंट अबाउट 360, ये आपका C4 प्लांट के लिए, और बियॉन्ड 450 ppm ये C3 प्लांट के लिए. एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर की बात करें तो वाकई में जो एंजाइम है वो सेंसिटिव टेम्परेचर और पीएच के लिए होता है. पीएच के लिए ज़्यादा, सेकंड नंबर पे टेम्परेचर होता है. और आपको याद होगा जो डार्क रिएक्शन है वो मेनली एंजाइम डिपेंडेंट है. हालांकि जो लाइट रिएक्शन है उसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ज़्यादा किस पे पड़ता है, डार्क रिएक्शन पे. तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसकी बात करेंगे. C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करता है 30 to 40 डिग्री, और C3 प्लांट जो है वो लो टेम्परेचर पे यानी 20 to 25 डिग्री. जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें एडॉप्टेशन देखने को मिलता है. ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट जो होंगे वो हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस को दिखाएंगे, जबकि जो टेम्परेट रीजन वाले होंगे वो टेम्परेचर अगर कम है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड अच्छा देते हैं. C3 और C4 की ही बात हो रही. वाटर की बात करें, वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक पॉइंट आपने पढ़ा था. वाटर टूटता था लाइट रिएक्शन में, ऑक्सीजन रिलीज होता था. अगर वाटर की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या उसका इफेक्ट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पड़ेगा और उसका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे भी पड़ेगा. लेकिन प्लांट ने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया उसका सिर्फ 1 to 2% ही फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता. यानी
कितना भी वाटर कम हो इतना तो मिल ही जाएगा प्लांट को। इसलिए वाटर डिफिशियंसी का डायरेक्ट इफेक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्ट इफेक्ट देखने को कम मिलता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलता है। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब कि वाटर की डिफिशियंसी से प्लांट पे इफेक्ट पड़ा और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे अगर वाटर की डिफिशियंसी हो जाए तो विल्टिंग ऑफ लीफ हो जाएगा, पत्तियां मुरझाने लगेंगी, सरफेस एरिया कम होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी वाटर की कमी का डायरेक्ट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि 1 to 2% ही एब्जॉर्ब वाटर वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करता है और इतना वाटर उसको मिल जाता है। जनरली इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी प्लांट पे इफेक्ट देखने को मिलता है कि पत्तियां विल्ट होने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी, स्टोमेटा क्लोज होने लगेगा और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये सारे पॉइंट उसी के रेस्पेक्ट में है। इनहिबिटर्स, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उस प्रोसेस को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस स्टेप को इनहिबिट कर देगा। कुछ एग्जांपल जैसे DCMU डायूरॉन, CMU मोनोयूरॉन एंड PAN inhibit photosynthesis by blocking photosystem second as they stop electron flow between photosystem second 2 and PQ। PQ और फोटोसिस्टम सेकेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट उसको ब्लॉक करते हैं ये इनहिबिटर, यानी कहीं ना कहीं ये नॉन साइक्लिक पे अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, है ना। डाइक्वेट और पैराक्वेट, डाई है, ये इनहिबिट साइक्लिक फोटो phosphorylation by blocking photosystem first as they stop electron flow between P700 and FD। यानी कहीं ना कहीं जो दो एग्जाम्पल आपने दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है, मैं इसको अगर 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ तो ये नॉन साइक्लिक पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है और ये साइक्लिक पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ये दोनों इनहिबिटर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट किया। क्या है फोटोसिंथेसिस, उसका डेफिनेशन, वहाँ से क्वेश्चन, अर्ली एक्सपेरिमेंट, वहाँ से क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म, डार्क रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म, डिफरेंट फैक्टर्स जिसका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है वो हमने डिस्कस किया और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया।